जी जी क्लास तो हम डिस्कस कर रहे थे क्लाउड कंज्यूमर पर्सपेक्टिव्स अबाउट पास के पास के हवाले से जो क्लाउड यूजर है उसके क्या हो सकते हैं। ठीक है, उसमें हमने बताया कि जी कंज्यूमर सी फॉलोइंग सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी, क्लास लाइब्रेरी, फ्रेमवर्क, एपीआईज, डेटाबेसेस, क्लाउड एमुलेशन एनवायरनमेंट, कंप्लीट एप्लीकेशन आर डिप्लॉयड टू क्लाउड, यानी कि सारे के सारे हम काम उसमें कंज्यूमर कर सकता है पास से रिलेटेड। ठीक है, द एडमिनिस्ट्रेटिव राइट of a pass to control of login management service deployed or developed using pass instance। ठीक है, उनको बनाते हुए आप जो यूज कर सकते हैं, उनके लॉगिन को मेंटेन कर सकते हैं। चूजिंग द टूल इन केस ऑफ रेडीमेड इन्वायरमेंट। ठीक है, जैसे हमने लैम्बडा की एग्जांपल ली थी कि हम उसमें से टूल यूज करते हैं जो ऑलरेडी क्या है बिल्ट इन है, वहां जाके हम क्लाउड डिवाइस सिलेक्शन क्या आप उसके डिवाइस भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप अपने इस पे लोकल सिस्टम पे करना चाह रहे हैं या उस पे करना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आप लोगों को दिखा सकूं, जी आपको ऊपर नजर आ रहा है लाहौर गर्जन यूनिवर्सिटी, आ रहा है नजर? जी सर आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ, सेव करता हूँ, तो मुझसे पूछता है कि आपने इसको किस पे स्टोर करना है। आपने इस अकाउंट पे स्टोर करना है जो HEC का अकाउंट में यहाँ हमें बना हुआ है, या आप क्या कह रहा है इसको आपने अपने लोकल सिस्टम पे क्या करना है, स्टोर कराना है। ठीक है, तो वो आपसे वो क्या कहता है कि ये सारी की सारी चीजें आपसे डिमांड नो कर सर। ले। नहीं नजर आ रहा? जी ऑफिस नजर आ रहा है आप लोगों को? जी सर। ठीक है, आप जब लॉग इन करते हैं, अगर आप ऑफिस 365 कौन कौन यूज कर रहा है? अगर कौन आप से सर? ऑफिस 365, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या है अकाउंट बना हुआ है लाहौर गर्जन का यूनिवर्सिटी का। ठीक है, तो इसको इससे लॉगिन करते हुए मैंने क्या किया हुआ है, जितने भी वो होंगे वो मुझसे पूछेगा कि आपने इसको डायरेक्ट क्लाउड पे स्टोर कराना है। ठीक है, आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब इसने बात की थी किस हवाले से कि आप क्या करा सकते हैं, क्लाउड की सिलेक्शन करा सकते हैं। ठीक है, आप उसको बता सकते हैं। मैं जैसे से कंट्रोल एस करता हूँ वो मुझे बताता है कि जी आपने इसको, अगर यहाँ मेरे पास मल्टीपल अकाउंट्स होते तो वो मुझे बता देता कि आप क्या कर सकते हैं, यहाँ स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ मैंने क्लाउड पे डाटा नहीं स्टोर कराना, मैंने कहाँ स्टोर कराना है, लोकल हार्ड ड्राइव पे कराना है, तो मैं यहाँ से इसको ये सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मैंने इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर दो कि ये माई डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अब ये मेरे लोकल सिस्टम पे क्या कर दिया इसने, ये देखो सेव टू दिस सिस्टम आ गया कि जी जो फाइल है ये कहाँ सेव हो रही है, ये मेरे लोकल सिस्टम पे सेव हो रही है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ सेव कराना चाहता हूँ तो मैं यहाँ भी इसको जैसे आ रहा है लाहौर गर्जन यूनिवर्सिटी, इस अकाउंट में क्या होगी, ये सेव होगी। ठीक है, तो इससे कहता है कि इस तरह की चीजें भी आप क्या कर सकते हैं, पास के अंदर मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आईटी कॉस्ट यूजेज कितनी कॉस्ट हो चुकी है वो आपको डैशबोर्ड बता सकता है। डिप्लॉयमेंट ऑफ ऑटोमेटेड स्केलर, लिसनर, लोड बैलेंसर, रेप्लिका, एसएलए मॉनिटरिंग, ये सारे के सारे आप पास इसमें से एक यूजर इसको क्या कर सकता है, देख सकता है। ये अभी जो पॉइंट्स आ रहे हैं किस हवाले से आ रहे थे, यूजर्स के हवाले से आ रहे थे। ठीक है, फिर इसमें उसके हवाले से आ गया है, सास के हवाले से आ गया है, सास डिप्लॉय ऑल कंप्लीमेंटेड बाय एपीआईज। जो आपकी जो सास के जो सॉफ्टवेयर है ये थ्रू एपीआईज क्या होते हैं, मैनेज किए जाते हैं। एपीआई कॉल अनेबल वर्ड स्प्रेड ऑफ सास इनटू वेब पेजेस। फॉर एग्जांपल गूगल मैप्स की उसने एग्जांपल दे दी, मैंने सास आप कहते हैं जो है ये क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और उसको आप हम क्या कर सकते हैं, ऑल्दो द सर्विस प्रोवाइडर में गैदर बैकग्राउंड डाटा। ठीक है, वो कहता है कि जो आप अक्सर अक्सर देखा होगा कि जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो वो आपसे पहले प्रोफार्मा फिल कराता है कि क्या कहता है कि आप
गेस्ट के यूजर के तौर पे क्या करें, लॉगिन वो आपका डाटा ले लेते हैं, या आप उस पर रजिस्टर्ड होते हैं और आपको वो उसकी सर्विस, जैसे स्लाइड शेयर है, अगर आपने कोई स्लाइड डाउनलोड करनी है, पहले वो कहता है कि आप यूजर बने और कोई एक फाइल और आप क्या करें, अपलोड करें उसके ऊपर, तो उसके बाद क्या कर सकते हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, SaaS कंज्यूमर हैव एट लीस्ट administrative privilege at the least responsibility regarding requirement। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हम Zoom यूज कर रहे हैं, ठीक है, या कोई दूसरा वो यूज कर रहे हैं, गूगल मैप यूज कर रहे हैं, तो इसमें हमारी जो है ना वो प्रिविलेज बहुत लेस है। हम तो उसको सिर्फ यूज कर रहे हैं, जो उसकी सेटिंग है उसको देख दुख सेट कर लिया, अदरवाइज इसमें कंज्यूमर सिर्फ उसको यूज करने के हवाले से, ज्यादा जो प्रिविलेज होती है वो उसके पास होती है जो डेवलपर जिसको डेवलप कर रहे होते हैं। फ्यू रन टाइम कॉन्फ़िगरेशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय SaaS। ठीक है, जैसे यूजर्स कंट्रोल है, SLA मॉनिटरिंग है, या सिक्योरिटी रिलेटेड। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं टीम्स के उस पर जाके लॉग इन होते हैं, ठीक है, अब कितनी देर हम लॉग इन रहते हैं, ठीक है, कितनी हम सर्विसेज की यूज करते हैं, वो सारी अगर वो पेड यूज कर रहे हैं तो उस हवाले से होगा। जैसे अभी Zoom के अकाउंट्स भी हमने क्या कर लिए हैं, LG ने भी परचेस कर लिए हैं। अब जितनी भी आपकी जो वो हुआ करेंगे मीटिंग्स, अब नेक्स्ट जो होगा नेक्स्ट उससे हम उसी पे शिफ्ट कर जाएंगे Zoom के हवाले। तो ठीक है, तो वही 40 मिनट्स का बैरियर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे इसके हवाले से। अच्छा, ये तो थे आपके उसके हवाले से, SaaS के हवाले से क्लाउडर के प्रोस्पेक्टिव्स क्या थे और उसके यूजर्स के प्रोस्पेक्टिव्स क्या थे। ठीक है, अब आपके आगे नेक्स्ट टॉपिक आया है, वो आ गया है इंटर क्लाउड रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, जैसे इसके नाम से जाहिर है इंटर क्लाउड है कि एक क्लाउड दूसरे क्लाउड के साथ या मल्टी क्लाउड आपस में इंटीग्रेट होंगे तो क्या हो जाएगा, वो इंटर क्लाउड रिसोर्स मैनेजमेंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें लिखा हुआ है टर्म इंटर क्लाउड रेफर टू क्लाउड्स ऑफ क्लाउड। ठीक है, यानी कि अब क्या होगा, आपके पास डिफरेंट क्लाउड होंगे, क्लाउड होगा जो दो तीन वेंडर से मिलके, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से मिलके बन रहा होगा। बिल्कुल सेम ऐसे ही जैसे कहते हैं इंटरनेट रिगार्डिंग नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क, जैसे इंटरनेट बनता है नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क, इस तरह वो कहता है जो इंटर क्लाउड होगा वो होगा क्लाउड्स ऑफ क्लाउड्स। ठीक है, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, क्लाउड्स ऑफ क्लाउड्स इज कॉल्ड, विकास क्या कहेंगे, इंटर क्लाउड। जी, वो कहता है कि ये दो तरीकों से है कि दो टाइप हो सकती हैं कि अगर आपने क्या करना है, आपके पास एक्स्ट्रा रिसोर्सेज हैं, ठीक है, आपने उसको क्या करना है, सेल आउट करना है। आप कहते हैं ठीक है कि फॉर एग्जांपल अमेज़न कहता है कि जी मेरे पास क्या है, इस रीजन में बहुत ज़्यादा क्या है, ये रिसोर्सेज मेरे यूज ही नहीं हो रहे। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट वालों का कि आपका ज़्यादा क्या है यूजेज है, आपके ज़्यादा क्लाइंटेज है, तो आप हमारे क्या कर लें, रिसोर्सेज यूज कर लें। ठीक है, या फिर शॉर्टेज होगी, जाहिर बात है, या एक तरफ शॉर्टेज हो जाएगी, अगर माइक्रोसॉफ्ट के पास रिसोर्सेज शॉर्ट हो रहे हैं और अमेज़न के पास ज़्यादा है, तो दोनों आपस में क्या कर लेंगे, शेक हैंड कर लेंगे और अपने रिसोर्सेज क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह वो कहता है कि इस तरह इंटर क्लाउड की क्या आती है, एक बन जाते हैं हमारे पास, क्योंकि मैनी प्रोवाइडर लुक फॉर अ गेटिंग रीजनेबल क्लाइंट टू जनरेट मोर रेवेन्यू। ठीक है, जाहिर बात है, अब AWS की सेल नहीं हो रही तो जाहिर बात है वो क्या कहेगा, कि मुझे ऐसा क्लाइंट मिल जाए जो क्या करेगा, मेरी सर्विस को क्या करा दे, सेल करा दे, जो मेरे वो यूज हो रहे हैं उनको, जो मेरे रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, यूटिलाइज हो जाएंगे। ठीक है, जी, सुबह बुखार हो गई है सबकी। जी, क्लाउड फेडरेशन गिव्स यू अ सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। ठीक है, अच्छा, क्लाउड फेडरेशन भी आप टॉपिक पढ़ के आए थे। क्लाउड फेडरेशन भी क्या होती है कि जब दो या दो से ज्यादा क्लाउड आपस में मिलकर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे तो उसको हम क्या कहते थे, क्लाउड फेडरेशन कहते थे। ठीक है, बट अ बिगर पिक्चर lies in an intercloud where the global federation like takes। ठीक है, आपको कहता हूँ इससे बड़ी मार्केट है, उससे क्या होगा
कि सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एक प्लेस पे इकट्ठे हो जाएंगे। इंटर क्लाउड कैन बी एस्टेब्लिश वेयर ईच मेंबर क्लाउड इज कनेक्टेड टू द अदर मेंबर क्लाउड जस्ट लाइक अ इंटरनेट कनेक्ट्स द नेटवर्क्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैंने आपको दिखाया, क्या दिखाया कि मैं क्या कर रहा हूँ, उसको यूज कर रहा हूँ, वर्ड को यूज कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं इसको यहाँ सेव करा रहा था। अगर मेरे पास क्या होते, मल्टीपल क्लाउड होते। ये क्लास 3 नजर आ रही है? Yes, sir. ठीक है, अब अगर मैं कहता कि मेरे पास मल्टीपल यूजर होते, जैसे फॉर एग्जांपल ये किसका नजर आ रहा है मुझे, माइक्रोसॉफ्ट का नजर आ रहा है। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करता और मुझे वो क्या कहता कि AWS का नजर आ रहा होता है, ठीक है, IBM का नजर आ रहा होता है, तो फिर मैं कह सकता था कि क्या है, आपका जो इंटर क्लाउड है ना, वो क्या कर रहा है, वो सही काम कर रहा है। ठीक है, तो आने वाले दौर में ये ऐसा भी हो जाएगा। क्या होगा, आप क्या करेंगे, कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट को क्या कराएंगे, सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट में नहीं करा सकेंगे, आप किसी भी क्लाउड सर्विस पे इसको क्या कराएंगे, स्टोर करा सकते होंगे। जी क्लियर है क्लास? जी जी सर। सर। ठीक हो गया। वो कहता है इट इज द अल्टीमेट फ्यूचर ऑफ क्लाउड फेडरेशन। ठीक है, यही बात मैंने की कि क्या होगा फ्यूचर में, क्या होगा कि सारे क्लाउड ये सारे फ्लेक्सिबल कर देंगे। क्या कर देंगे कि जी आप क्या करें, आप भी यूज करें और हमें भी यूज करें, यानी कि सारे एक पॉइंट पे इकट्ठे हो जाएंगे कि जी जो वर्ड है, ये जो जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, हम तमाम यूजर को लिबर्टी देते हैं कि वो क्या करें, कि वो किसी भी क्लाउड पे अपना डाटा स्टोर करा लें। बात फॉलो की? अभी तो मैं रिस्ट्रिक्टेड हूँ किससे, सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के साथ। अगर लेकिन फ्यूचर क्या हो जाऊंगा, IBM, HP, सिस्को और ये ओरेकल, इनके भी क्लाउड पे भी क्या कर सकूंगा, अपना डाटा स्टोर करा सकूँ। ठीक हो गया जी। टेक्निकल जायंट्स, ठीक है, कौन कौन से हैं, IBM है, HP है, सिस्को है, रेड हैट है, ये सारे मिलके क्या बनाएंगे, क्लाउड्स ऑफ क्लाउड्स बना देंगे। ठीक है, वी होप सून दैट सून द इशू इंटरऑपरेबिलिटी, इंटर क्लाउड कम्युनिकेशन, सिक्योरिटी, वर्कलोड मैनेजमेंट, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे एक पॉइंट पे। जी अच्छा जी, अब जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो गया हमारे पास, हो गया है कॉस्ट मैट्रिक्स एंड प्राइसिंग मॉडल। ठीक हो गया क्लास, यहाँ तक किसी को इशू? हमने नो सर। क्लाउड ब्रोकेज पढ़ लिया। ब्रोकेज के बाद हमने कुछ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के प्रोस्पेक्टिव जो दोनों के हवाले से देखे कि प्रोवाइडर के हवाले से क्या क्या पॉइंट्स को मद्देनजर रखना चाहिए, और सास पास आस के हवाले से। फिर हमने कहा कि क्लाउड को कंज्यूमर, जो क्लाउड यूजर है, उसको कौन कौन से वो है उसके पॉइंट्स हो सकते हैं। फिर अब हम जो पढ़ रहे हैं कि इंटर क्लाउड रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, कि इंटर क्लाउड रिसोर्स में से कब होती है, या तो किसी के पास ज्यादा रिसोर्सेज हो या किसी के पास बहुत कम रिसोर्सेज हो। ठीक है, उस रिसोर्सेज से क्या होगा, जब इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम एक ऐसे कुछ सोल्यूशन के कोई सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल हमने कैसी है? हाँ, माइक म्यूट कर लें अपना। तो ये जो हमने कॉपी कर रहे हो ना कॉपी कर रहे हो, सब पता लग रहा है मुझे। जी, फिर हमने कहा था कि इंटरऑपरेबिलिटी के हवाले से, सिक्योरिटी और वर्कलोड माइग्रेशन के हवाले से ये पॉइंट्स भी क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब जी नेक्स्ट जो हमारा है ना, वो है कॉस्ट मैट्रिक्स। ठीक है, अब कितनी कॉस्ट और प्राइसिंग मॉडल क्या होने चाहिए। ठीक है, अभी हमने पढ़ा क्लाउड, क्लाउड हमारे क्या है, तमाम मसलों का हल है, यही पढ़ा ना अभी तक। क्लाउड से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम कहते हैं कि जो उसकी जो है
कॉस्टिंग है वो क्या चीज़ है, ठीक है। इसमें हम एक वो भी देखेंगे, केस स्टडीज भी पढ़ेंगे और हम कंपैरिजन करेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन को क्लाउड पे जाने से क्या क्या कॉस्टिंग आ सकती है, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले वो कहते हैं जी जो बिजनेस कॉस्ट मैट्रिक्स, कॉमन टाइप ऑफ मैट्रिक्स रिलेटेड टू कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के जी। हम अगर हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आप लोग पढ़ के आए हुए होंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ा हुआ है जी, क्लास पढ़ा हुआ है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, नो सर। नहीं पढ़ा हुआ? अच्छा चलें, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी आप लोगों ने एक लैपटॉप लिया है, क्या लिया है? लैपटॉप लिया है 50,000 का, ठीक है। इसकी कॉस्ट कब तक ये कवर कर जाएगी? आप एक बॉल पेन लेते हैं ना, बॉल पेन लिखना शुरू कर देते हैं, वो डेप्रिसिएट हो रहा होता है। एक बॉल पेन कितने दिन चलता है आपका? 10 रुपए का आपने बॉल पेन लिया है, कितने दिन चलेगा डिपेंड करता है वर्किंग पे सर। जी? डिपेंड करता है वर्किंग पे। वर्किंग पे डिपेंड करता है। चले हम फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आपने रोज एक पेज लिखना है, ठीक है। 10 दिन में आपका बॉल पेन क्या हो जाता है? 10 रुपए वाला बॉल पेन खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस निकलेगा वो क्या निकलेगा कि आप इसको 10 दिन के अंदर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर वही बॉल पेन 20 दिन चल जाता है फिर क्या होगा? आपको फायदा होगा नुकसान होगा? फायदा होगा। फायदा होगा सर। फायदा होगा, ठीक है। इसी से हम कहते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ठीक है। अगर आपके पास दो चीज ऑप्शंस हो, क्या हो? दो तीन ऑप्शंस हो और आपने उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस निकालना हो कि मुझे क्या होगा, मेरी जो कॉस्ट है वो कितने दिनों में, कितने डेज में क्या हो जाएगी, रिकवर बैक हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने लैपटॉप लिया, आपने कहा कि ठीक है यार मेरा से MSCS हो जाएगा, ठीक है। MSCS के बाद आप PhD भी कर लेते हैं उसके साथ, वो क्या है आपका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है ना, कि हाँ जी ठीक है जी, मेरी तो ये कॉस्ट यहाँ तक पूरी कर लेनी चाहिए थी, लेकिन अब तक उसने क्या कर लिया है, अब वो मुझे बेनिफिट ही दे रहा है, ठीक है। अब यही इसी तरह ही हम जब उसमें करते हैं कि हम एक कंप्यूटर सिस्टम खरीदें, कंप्यूटर सर्वर खरीदें या हम ऑनलाइन सर्वर खरीद लें, कौन सा हमें बेनिफिट देगा, ठीक है। कि उसके हवाले से अब हम क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है जी। उसमें हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस दोनों को और कहते हैं अपफ्रंट कॉस्ट। अपफ्रंट कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो आप वन टाइम कॉस्ट, जैसे आप कैपिटल एक्सपेंडिचर होती है ना। फॉर एग्जांपल आपने एक डेटा सेंटर बनाना है, क्या बनाना है? फॉर एग्जांपल अभी आपने कहा था कि आपने क्लाउड ब्रोकरेज का काम करना है, ठीक है। उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा? जाहिर बात है, अगर आप कहते हैं कि हम कहते हैं कि आप लोगों ने क्या करना है, एक स्टोरेज सर्वर बनाना है, ठीक है। जाहिर बात है उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक सर्वर होना चाहिए, स्टोरेज सर्वर होना चाहिए। उसके अंदर एक लंबी चौड़ी आपके पास क्या होनी चाहिए, हार्ड डिस्क होनी चाहिए, ठीक है। तो यानी कि आपने एक सर्वर परचेज कर लिया, आपने एक सिस्टम परचेज कर लिया, आपने हार्ड स्टोरेज डिवाइसेस परचेज कर लिए, ठीक है। तो आपकी जो अपफ्रंट कॉस्ट आई है, जो वन टाइम कॉस्ट आई है, वो ये सारी की सारी कॉस्ट होगी जो आप क्या कर रहे होंगे, आप उस रिसोर्स IT रिसोर्सेज को अक्वायर और इंस्टॉलेशन कर रहे हो, ठीक है। सब इनिशियल कॉस्ट या कैपिटल कॉस्ट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कैपिटल कॉस्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल कैपिटल कॉस्ट का तो पता है आप लोगों को, नहीं पता? फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे पूछूं आपके इस सब कितने कितने एसेट्स हैं, आप कहोगे कि सर मेरे पास एक लैपटॉप है, मेरे पास एक मोबाइल है, मेरे पास एक क्या है, बाइक है, ठीक है। तो टोटल में मिलाऊं तो मेरे पास कितने कैपिटल हैं? 2 लाख रुपए तक के मेरे पास क्या है, कैपिटल एसेट्स हैं। समझ लग रही है बात? जी सर। ठीक है जी। वो कहता है हाई कॉस्ट होती है ऑन प्रीमिसेस इंस्टॉलेशंस की, ठीक है। आपने अगर वो काम शुरू करना है, आपने जाहिर बात है इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो करेंगे ना आप, कोई बिजनेस भी शुरू करने से पहले। उस बिजनेस को स्टार्टअप करने से जो आपकी कॉस्ट आएगी ना, वन टाइम कॉस्ट आएगी, उसको हम क्या कहते हैं, आप फ्रंट कॉस्ट कहते हैं, ठीक हो गया जी।
अब आपने सर्वर भी परचेज कर लिया, ठीक है, और ये स्टोरेज डिवाइस भी परचेज कर लिया। दूसरी कॉस्ट आपके पास आ गई ऑन गोइंग कॉस्ट, जिससे हम कहते हैं रिकरिंग कॉस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मंथली कॉस्ट भी कहते हैं, ठीक है। इसमें वो कहता है कि जो आपके रनिंग कॉस्ट होती है ना आईटीज की, जैसे फॉर एग्जांपल लाइसेंस फीस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इंश्योरेंस हो गया, लेबर होगी, ठीक है, ये आपकी क्या है? ऑन गोइंग कॉस्ट है, और ये क्या आएगी? मंथली आएगी आपके पास, ठीक है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपने एक नेटवर्क एडमिन भी रखा होगा, आपने एक नेटवर्क एडमिन भी रखा होगा, ठीक है। वो भी क्या कर रहा होगा? आपसे मंथली पैसे ले रहा होगा ना। जाहिर बात इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी आएगा। आपने एक सर्वर रखा हुआ है, उसके साथ एसी भी लगा के रखा हुआ होगा, ठीक है। चलें, अगर हम कहते हैं कि आपने जी अभी क्लाउड सर्विस नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक है, आपने माइक्रोसॉफ्ट प्लस वर्जन यूज कर रहे हैं, तो उसकी भी कुछ क्या आएगी? कॉस्ट आएगी, ठीक है। अब ये ऑन गोइंग कॉस्ट है आपकी, हर मंथली आपने क्या करनी है? ये कॉस्ट क्या करनी है? बेयर करनी है। लॉन्ग टर्म ऑन गोइंग कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल कैन बी एक्सीड टू दी ऑन प्रेमिसेस कॉस्ट, कहते हैं एक्सीड हो सकती है। अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। फिर वो आगे के दी स्पेशलाइज कॉस्ट मैट्रिक्स में इंक्लूड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। अच्छा, वो कैपिटल कॉस्ट अभी मैंने आपको बता दिया है कि कैपिटल कॉस्ट क्या होती है। इट इज द कॉस्ट ऑफ रेजिंग ऑफ अ कैपिटल अमाउंट, इट इज हायर इफ अ हायर कैपिटल टू बी अरेंज इन शॉर्ट टाइम, ठीक है। छोटे उसमें फॉर एग्जांपल जैसे हम कहते हैं कि हमने अभी एक सर्वर परचेज करना है मॉडल एग्जाम के लिए, और उस जो परचेज जो कॉस्ट का है वो 25 लाख रुपए का सर्वर है, ठीक है। तो अभी हमें हाई कॉस्ट क्या है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें ये बेयर करनी पड़ेगी, ठीक है। इतनी अमाउंट, हालांकि ये 4-5 लाख का भी है, लेकिन इस वक्त क्या है, वो 25 लाख में भी हम ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होगा, ठीक है। दिस इज इम्पोर्टेंट सीन फॉर अपफ्रंट कॉस्ट मैट्रिक्स। क्या आपने जो होगी ये भी आपकी कौन सी अपफ्रंट कॉस्ट होगी? वन टाइम कॉस्ट। जितने भी परचेज होता है ना, फिजिकल परचेज होता है, वो सारा का सारा अपफ्रंट कॉस्ट होता है, यानी कि आपने एक ही दफा परचेज करना होता है। अब हर महीने आप लैपटॉप नहीं परचेज करोगे, हर महीने आप सर्वर नहीं परचेज कर रहे होगे, सर्वर एक ही दफा। हाँ, उसकी मेंटेनेंस के लिए आपने रैम का मॉड्यूल लगाना है, कोई उसके अंदर कोई आपने कोई एक्सटेंशन स्लॉट लगानी है, वो कॉस्ट हो सकती है, लेकिन अपफ्रंट कॉस्ट आपकी क्या होगी? एक ही दफा रहेगी, ठीक है। अब वो उसने बताया कि ऑर्गेनाइजेशन है डिफरेंट सर्विसेज दे रही है, तो उसके हवाले से उसकी प्राइसिंग। अच्छा, फिर अगली जो कॉस्ट आ गई है वो आपकी आ गई है संक कॉस्ट, ठीक है। संक जैसे इसके नाम से जाहिर आ रहा है, क्या है? संक कॉस्ट। संक का मतलब होता है डूब जाना। डूब जाना होता है ना, सिंक सैंक सैंक, सिंक सैंक सैंक, यही होती है ना फॉर्म्स इसकी जी। अब वो कहते हैं कि संक कॉस्ट ऐसी कॉस्ट, अगर हम क्लाउड उस पे चले गए हैं, ठीक है, क्लाउड पे चले गए हैं, हम क्लाउड कंप्यूटिंग पे चले गए हैं। अब वो कॉस्ट जो आपकी क्या है, जो आपने परचेज किए हुए थे, जो आपने सर्वर परचेज किए हुए थे, ठीक है, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? वो डूब जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं कि आप हम माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज यूज करेंगे, ठीक है, क्लाउड सर्विसेज यूज करेंगे, जो मैंने ERP सर्वर 5 लाख का परचेज किया था, वो मेरी क्या हो जाएगी? वो मेरी संक कॉस्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कि मुझे क्लाउड कंप्यूटिंग पे जाने से इतने ही संक कॉस्ट क्या करनी पड़ेगी? बेयर करनी पड़ेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि तमाम के तमाम टर्मिनल, तमाम के सॉफ्टवेयर मेरे क्या हो जाएंगे? वो जो मैंने परचेज किए हुए थे, एंटीवायरस परचेज किए हुए थे, वो मेरे किस में चले जाएंगे? संक कॉस्ट में चले जाएंगे। ये क्लियर है? Yes, sir. Okay, these are the costs already spent by the organization over IT infrastructure. कि ये वो कॉस्ट थी जो ऑर्गेनाइजेशन ने स्पेंड कर चुकी थी। If the cloud is preferred, then these costs are the sunk cost. ठीक है? It should be considered with the upfront cost of cloud. ठीक है? Difficult to justify the leasing of the cloud in the presence of high sunk cost. ठीक है, वो ज़ाहिर बात है, तो वो प्रेफर नहीं किया जाता। जब आप क्लाउड सर्विस पे जाते हैं तो ये सनक कॉस्ट आपको क्या करनी पड़ती है? बेयर करनी पड़ती है। अच्छा, फिर इसमें वो कहता है कि इंटीग्रेशन कॉस्ट, टाइम एंड लेबर कॉस्ट, ठीक है, रिक्वायर्ड टू इंटीग्रेट अ क्लाउड सॉल्यूशन व्हिच इंक्लूड अ टेस्टिंग अ क्लाउड सर्विसेज रिक्वायर्ड, ठीक है। इंटीग्रेशन कॉस्ट ऐसी कॉस्ट जब आप उसको
क्लाउड पे लेके जा रहे हैं तो कोई उस पर इंटीग्रेशन कॉस्ट आएगी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जब हमने इसको शिफ्ट किया था माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर तो हमें पूरा 1 वीक लग गया था, पूरा 1 वीक लग गया था, और 2 माइक्रोसॉफ्ट के एक्सपर्ट आके उन्होंने हमारा क्या किया था, सारा का सारा डाटा माइग्रेट किया था। ठीक है, वो टाइम और वो लेबर कॉस्ट क्या है जो हमने क्लाउड सोल्यूशन को इंटीग्रेट करेगी, वो कॉस्ट हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं इसके अंदर। ठीक है, हमसे कहते हैं इंटीग्रेशन कॉस्ट कहते हैं उसको जी। फिर इसके बाद आपके पास आ गई है लॉक्ड इन कॉस्ट। ठीक है, कहते हैं the cost related to being dependent upon a single cloud server due to lack of internet। ठीक है, अच्छा अब फॉर एग्जांपल कहते हैं कि हम क्लाउड पे चले गए हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसी सर्विसेज थी जो हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट है उसको वो क्या करता है, वो रन ही नहीं करता। फॉर एग्जांपल मैंने फेस रिकॉग्निशन की या IoT की सर्विसेज को क्या करना है, यूज करना है। अब वो जो कॉस्ट थी वो ये सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड ही नहीं करता, तो उसके लिए मुझे दूसरे सर्वर प्रोवाइडर के पास जाना पड़ेगा और वहां जाके जो कॉस्ट ऐड करनी पड़ेगी वो मेरी कौन सी कॉस्ट आ जाएगी, लॉक्ड इन कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, ये बेसिकली होता है कि द क्लाउड प्रोवाइडर ड्यू टू लैक ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी अमंग द डिफरेंट प्रोवाइडर। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब कुछ सर्विसेज जो मेरे इस पे सर्वर पे चल रही थी, जैसे मैं क्लाउड पे गया हूँ वहां वो नहीं चल रही, तो उसके लिए मुझे किसी और सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस लेनी पड़ेगी। तो ऐसी इसको हम क्या कहते हैं, लॉक्ड इन कॉस्ट कहते हैं। कौन सी कॉस्ट कहते हैं, लॉक्ड इन कॉस्ट। ठीक हो गया। अच्छा, ये सारी कॉस्ट ठीक है, अपफ्रंट कॉस्ट, ऑनगोइंग कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट, सम कॉस्ट, इंटीग्रेशन कॉस्ट और लॉक्ड इन कॉस्ट, ये सारी की सारी कॉस्टें हम एक फिजिकल डाटा सेंटर से वर्चुअल डाटा सेंटर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी इसमें किसी न किसी फॉर्म में हमें क्या करनी पड़ेगी, ये कॉस्ट देखनी पड़ेगी, तो हमें मद्देनजर रखना पड़ेगा। ठीक है, जब भी हम क्या करेंगे उसको क्लाउड की तरफ जाएंगे ना। ठीक है, चलिए इसको हम फिर आके पढ़ते हैं। ठीक है, एक केस स्टडी है, इसको भी हम देखते हैं जी। अभी आप लोगों ने